गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कक्षा 10वीं में आप सबका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा है वर्ग समीकरण और प्रश्न संग्रह 2.6 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स ले रहे हैं आज उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है। सुयश को गणित विषय की प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। सुयश नाम का लड़का है, उसको प्रथम परीक्षा में कम मार्क्स मिले हैं द्वितीय परीक्षा से और उसको द्वितीय में 10 गुना अधिक मिले हैं प्रथम परीक्षा से। तो कैसे लिखेंगे हम? मानो सुयश को प्रथम गणित परीक्षा में x अंक मिले। तो इसलिए द्वितीय गणित परीक्षा में x + 10 अंक प्राप्त हुए। देखो क्या दिया है, सेंटेंस क्या दिया है? सुयश को प्रथम गणित परीक्षा में x अंक मिले हैं, तो द्वितीय गणित परीक्षा में उसको x + 10 अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि द्वितीय में उसको 10 ज़्यादा मिले हैं पहली परीक्षा से। तो इसलिए पहली परीक्षा में हमने x अंक लिए हैं और दूसरी परीक्षा में हम x + 10 अंक लिए हैं। ठीक है। अभी उसके बाद में दिया है द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना, यानी द्वितीय परीक्षा में उसको प्राप्त अंकों का 5 गुना, यानी द्वितीय गणित परीक्षा में, यहाँ लिखेंगे हम द्वितीय गणित परीक्षा में अंक जो प्राप्त हुए उसका 5 गुना, प्राप्त अंकों का 5 गुना कितना होगा? द्वितीय में उसको कितना मिला है? x + 10। अभी इसका 5 गुना, उसका मतलब होता है 5 × x + 10। द्वितीय गणित परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना, द्वितीय में उसको मिले x + 10 और उसका 5 गुना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद का जो सेंटेंस है, ये जो 5 गुना जो उसको मिले हैं अंकों के वर्ग के बराबर है, प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के बराबर है। तो प्रथम परीक्षा के अंकों का वर्ग होगा, हमने लिया है x और उसका होगा x का वर्ग। प्रथम परीक्षा का जो अंक मिला है उसका वर्ग जो होगा x वर्ग, क्योंकि उसको प्रथम परीक्षा में x गुण मिले हैं, द्वितीय में उसको x + 10 मिले हैं, तो द्वितीय का 5 गुना हो गया 5 गुना x + 10 और पहले जो अंक उसका वर्ग होगा x का वर्ग। अभी उन्होंने क्या बोला है कि द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना यह प्रथम जांच परीक्षा में अंक के बराबर होता है। ये जो वर्ग है इसके बराबर होगा ये। तो हम लिखेंगे यहाँ शर्त अनुसार हमारा होगा कि ये जो प्रथम परीक्षा में जो अंक मिले उसका वर्ग के किसके बराबर है? उसको जो द्वितीय परीक्षा में जो गुण मिले उसके 5 गुना के बराबर है। तो हमें यहाँ समीकरण मिलता है, यहाँ हमें मिला है x का वर्ग बराबर 5 इन द ब्रैकेट x + 10। अभी हमको उसको सॉल्व करना है। x का वर्ग बराबर 5x + 5 गुना 10 होते हैं 50। इसको एक साइड में लाके वर्ग समीकरण तैयार करेंगे। x का वर्ग -5x
-50 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इस साइड में आए तो दोनों का चिन्ह क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी इसके हमको गुणनखंड विधि हम यहाँ यूज करेंगे और वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो यहाँ थर्ड जो पद है, अंतिम जो पद है वो है -50। अभी हमको ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनका गुना होता है -50 और जोड़ने के बाद होगा -5। तो हम लिख सकते हैं 10 5 50। अभी साइन के लिए हमको ध्यान देना है, यहाँ मिडल टर्म जो है हमारा वो माइनस है, तो इसलिए हम बड़े को माइनस देंगे और इसको देंगे प्लस। तो अभी हम यहाँ लिखेंगे x का वर्ग, अभी इसके बदले में हम लिखेंगे 10x, ये होगा -10x प्लस 5x -50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम निकालेंगे x को कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा x -10 और यहाँ निकालेंगे हम +5 कॉमन, तो यहाँ आएगा x -10। 50 को 5 से अगर भाग दिए तो आता है 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों ब्रैकेट समान है, सेम है, कॉमन है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x -10 पहली ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में हम लिखेंगे x + 5 बराबर 0। तो हमें पता है क्या करना है इसके बाद में, x -10 बराबर 0 तथा हम यहाँ लिखेंगे x + 5 बराबर 0। तो यहाँ क्या होगा गर्ल्स, यहाँ होगा x बराबर 10 तथा x बराबर -5। ये 5 उस साइड में गए तो माइनस हो गया और -10 उस साइड में गए तो प्लस हुआ। तो अंक कभी भी हम माइनस में नहीं लेते हैं, तो इसलिए सुयश को x क्या था अपना प्रथम परीक्षा में गणित में मिले हुए अंक, तो इसलिए सुयश को प्रथम गणित परीक्षा में कितने गुण मिले हैं, फिर उसको 10 अंक मिले हैं, 10 अंक मिले हैं। और दूसरे में कितने होंगे, फिर उसको द्वितीय परीक्षा में उसको कितना ज़्यादा था, 10 गुना, 10 अधिक था, गुना नहीं था, 10 अधिक था। तो इसलिए द्वितीय जांच में या द्वितीय परीक्षा में सुयश को x + 10 दिया, इसका मतलब 10 + 10 बराबर 20 अंक प्राप्त हुए, 20 अंक प्राप्त हुए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, मिस्टर कासम का मिट्टी बनाने का एक कुटीर उद्योग है, यानी वो मिट्टी के बर्तन बनाता है और वो एक दिन में कुछ संख्या में अपना बर्तन बनाता है। तो प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाने के लिए बर्तनों की जो संख्या है उसका 10 गुना से 40 से अधिक है। अभी हम एक एक पार्ट देखेंगे इसका। श्री कासम का मिट्टी के बर्तन बनाने का कुटीर उद्योग है, यानी मिस्टर कासम जो है मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनका वो व्यवसाय है। तो अपन लेंगे, मानो मिस्टर कासम एक दिन में x बर्तन बनाते हैं। मानो मिस्टर कासम एक दिन में x बर्तन बनाते हैं, x बर्तन बनाते हैं। उन्होंने दिया कि एक निश्चित बर्तन बनाते हैं और निश्चित को यानी फिक्स बर्तन बनाते हैं, उसको हमने लिया एक दिन में मिस्टर कासम x बर्तन बनाते हैं। ये पहला सेंटेंस हो गया।
अभी दूसरा, वे प्रतिदिन प्रत्येक बर्तन का लागत, यानी जो एक बर्तन बनाते हैं उसका मूल्य के बारे में, उसकी कॉस्ट कितनी वो बता रहे हैं। प्रत्येक मूल्य का जो लागत है वो बनाने के लिए वो बर्तनों की संख्या का 10 गुना, यानी एक बर्तन बनाने के लिए एक मिट्टी के बर्तन बना रहे हो, एक मिट्टी का बर्तन का मूल्य, इसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा। एक दिन में कितना बनाता है वो, x बर्तन बनाता है, तो एक मिट्टी का बर्तन बनाने का मूल्य यहाँ क्या दिया है, 10 गुना से 40 से अधिक है। 40 के अधिक है का मतलब क्या होता है, उसमें हम 40 जोड़ेंगे, और 10 गुना का मतलब क्या होता है, 10x। समझ में आया? यानी एक मिट्टी का बर्तन का जो मूल्य है वो 10x + 40 मूल्य है, इसलिए यहाँ हम रुपीस लिखेंगे कंपल्सरी। तो ये हो गया एक बर्तन बनाने का मूल्य। यहाँ पहले उस कितना, एक दिन में x बर्तन बनाता है, और वही मिट्टी के बर्तन का जो मूल्य है एक दिन का वो 10x + 40 है। अभी उसके बाद में, यदि एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य 600 रुपये है, यानी एक दिन में उसको बर्तन बनाने का टोटल मूल्य जो है एक दिन में मिट्टी के बर्तन बनाने का मूल्य, यानी एक दिन में जो उसको खर्चा आता है वो है 600 रुपये। कितना रुपये, 600 रुपये, यानी एक दिन में जितने भी वो बर्तन बनाएगा उसको खर्चा आता है 600 रुपये। ठीक है, तो अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि जैसे आपको 10 खिलौने लेने हैं और एक का मूल्य यदि 5 रुपये है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो उसकी टोटल कॉस्ट होगी 10 × 5 = 50 रुपीज़। तो उसी प्रकार हम यहाँ करेंगे शर्त अनुसार। देखो एक दिन में वो कितना बनाता है, यहाँ ये होगा x, यानी इन दोनों का गुना करना पड़ेगा अपने को। 10x + 40 बराबर उसका जो खर्चा है एक दिन का 600 रुपये। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10x का वर्ग, ये हो जाएगा 40x और बराबर 600। अभी मैं 600 को इस साइड में लेके आती हूँ, तो ये हो गया 10x का वर्ग + 40x - 600 = 0। अभी इसको हम 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x का वर्ग + 4x - 60 = 0, यानी हमने 10 से भाग दिया। कैसे भाग दिया हमने, 10 से भाग देने पर 10 से हमने भाग दिया। अभी ये हमको वर्ग समीकरण मिल गया। अभी ये वर्ग समीकरण में ये जो अंतिम पद है वो है -60। तो ऐसे दो नंबर कि जिनका गुना कितना है -60 और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए +4, तो आई विल राइट हियर -60। ऐसे दो नंबर जिनका गुना 60 हो, 10 × 6 = 60, ये माइनस है तो इसका मतलब डेफिनेट एक माइनस है और एक प्लस है। अभी साइन को कैसे देखेंगे हम, यहाँ मिडिल पद जो है इसका मध्य पद प्लस है तो हम बड़े को देंगे प्लस, इसको देंगे माइनस। तो 10 में से 4 गया और 6 गया, 4 बचे हैं और इनका गुना करेंगे तो आया -60। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए x का वर्ग, अभी इसके बदले में हम लिखेंगे +10x -6x -60 बराबर 0। अभी इसको हम इसमें x कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में आएगा x + 10 और यहाँ -6 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ होगा x + 10, माइनस साइन कॉमन निकाले तो यहाँ प्लस आएगा और 60 को अगर 6 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आया 10। तो अगेन दिस 2 ब्रैकेट्स आर कॉमन हियर एंड वी कैन राइट x + 10 और यहाँ होगा x - 6 बराबर 0। तो अगेन द सेम x + 10 बराबर 0 तथा क्या हो जाएगा यहाँ
x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ x का जो मान है वो माइनस में आएगा, साइड चेंज हो गई, साइन चेंज होगा। तो तथा x का जो मान है वो कितना आया 6। तो ये कॉस्ट है, कॉस्ट कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो हम क्या लेंगे, x का मान कितना लेंगे हम, x का मान कितना लेंगे हम 6, x का मान लेंगे 6। तो एक दिन में कितना बर्तन बनाता है ये कासम, तो इसलिए कासम एक दिन में 6 बर्तन बनाता है, 6 बर्तन बनाता है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। अभी उसकी कॉस्ट भी हमको निकालनी पड़ेगी। एक मिट्टी के बर्तन का मूल्य यहाँ दिया, कितना दिया है, उसका मूल्य क्या होगा, सेकंड जो आंसर है हमारा उसका मूल्य हमको निकालना है। उसका मूल्य यहाँ दिया है 10x प्लस 40, यानी इसका मतलब 10 इंटू 6 प्लस 40, तो ये होगा 60 प्लस 40। तो जो आंसर जो आया 100 रुपीज़, यानी उसको एक बर्तन बनाने के लिए 100 रुपया खर्चा आता है। तो इसलिए कासम के मिट्टी का जो कासम के जो बनाता है, पॉट्स जो बनाता है, जो बर्तन बनाता है, एक बर्तन का जो कॉस्ट है, मूल्य जो है वो कितना है 100 रुपया। 100 रुपया, यानी एक दिन में वो 6 बर्तन बनाता है मिट्टी के, और एक दिन के वो बर्तन का मूल्य है 100 रुपया। अभी हम 7वां प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न संख्या 2.6 का। प्रतीक जो है नदी के नाव में प्रवाह के विपरीत 36 किलोमीटर जाकर वापस आता है। यानी ये जो प्रतीक है, नदी में नाव है, उस पर बैठा है और ये ए स्थान से बी स्थान तक जाता है, ए से बी स्थान तक जाता है। उसको यहाँ से पहले यहाँ तक जाएगा, और ये जो अंतर दिया है वो 36 किलोमीटर है, और उसको ए से बी और बी से ए आने के लिए, उसको आने जाने के लिए उसको लगते हैं 8 घंटे। कितने घंटे लगते हैं 8 घंटे। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रतीक नदी के नाव में प्रवाह के विपरीत दिशा में, प्रवाह के विपरीत 36 किलोमीटर जाकर 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए उसे 8 घंटे लगते हैं, उसे 8 घंटे लगते हैं। यानी समय 8 घंटे, यानी यहाँ ए से निकलेगा वो बी तक जाएगा, यानी ये प्रवाह जो है नदी का प्रवाह है ये इस दिशा में है, ठीक है। फिर वो विपरीत, यानी विपरीत बोले तो यहाँ से बी से ए तक आएगा, तो प्रवाह जो है विपरीत है। जब स्लोप होता है, डाउनवर्ड होते हैं, प्रवाह की दिशा में जाने के लिए समय कम लगता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जाए तो उसके लिए समय ज़्यादा लगता है। और ये टोटल जो डिस्टेंस है 36 किलोमीटर है। और दूसरा उन्होंने दिया है, इसमें जो नाव है, ये नदी में जो नाव है, या नाव निकाले है, नदी में जो नाव है उसकी जो स्पीड है, उसका वेग है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो नाव का जो वेग है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 12 किलोमीटर वो नाव का स्पीड है। तो तुमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है
तो नदी के प्रवाह का वेग, जो नदी का जो पानी है उसका जो प्रवाह है उसका वेग हमको फाइंड आउट करना है। तो मानो नदी के प्रवाह का वेग है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्या? वो अभी मैं एक बार और समझा देती हूँ। प्रतीक नाव में बैठा है, वो ए स्थान से बी स्थान तक जाएगा, फिर वापस आएगा, और ये ए से बी का जो डिस्टेंस है 36 है, उसको आने जाने में 8 घंटे लगते हैं। और ये जो बोट का जो वेग दिया है वो 12 किलोमीटर पर घंटा है। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? नदी के प्रवाह का वेग। तो इसलिए हमने नदी के प्रवाह का जो वेग दिया है x किलोमीटर पर आवर। तो मैंने अभी बताया था कि अगर हम प्रवाह के दिशा में जाएंगे तो उसका वेग अलग होगा। तो नाव का नदी के प्रवाह की दिशा में उसका जो वेग कितना होगा, यहाँ हमने कितना लिया है, इसका वेग है 12, और ये जो हमने प्रवाह का वेग लिया x, तो यानी A से B तक उसको जाने के लिए जो नदी का जो प्रवाह है उस दिशा में जाने का जो वेग है नाव का वो होगा 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर, यानी प्रवाह की दिशा में। और हम अभी निकालेंगे प्रवाह की विपरीत दिशा में, यानी अपोजिट साइड में। नाव का नदी के प्रवाह की विपरीत दिशा में, उलट दिशा में, विपरीत दिशा में उसका जो वेग होगा 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। यानी ये हो गया नदी के प्रवाह की दिशा में हमने प्लस किए हैं, और विपरीत दिशा में हमने क्या किए हैं? माइनस किए हैं। अभी देखो, अभी हमारे पास क्या क्या है गर्ल्स? स्पीड है, यहाँ स्पीड दिया है और यहाँ अंतर दिया है। तो हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड यानी वेग बराबर, ये सूत्र है अंतर बटे समय। तो हमको पहले समय ज्ञात करेंगे हम। तो यहाँ समय बराबर क्या होगा? समय बराबर यहाँ अंतर अपॉन उसका वेग, अंतर अपॉन वेग। तो अभी शर्त दी है, यानी जाने के लिए और आने के लिए उसको कितना घंटा लगता है? 8 घंटा लगता है। तो अपने पास अंतर कितना है? 36, और जाने आने का वेग भी अपने पास ही ना होगा। तो शर्त अनुसार क्या होगा? अंतर, पहले का अंतर कितना है अपना? 36 अपॉन, और प्रवाह की दिशा में होगा 12 प्लस x प्लस 36 अपॉन 12 माइनस x, और दोनों को आने जाने का समय है 8। जाना और आना ये लगने कितना समय है? 8। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ 36 को अगर हमने बाहर किए तो ये होगा 12 प्लस x, और ये उस साइड में होगा प्लस 12 माइनस x, और बराबर ये क्या हो जाएगा? 8 गुना 12 प्लस x, दूसरी ब्रैकेट में 12 माइनस x। अभी ये जो प्लस x है और ये माइनस x हो गया कैंसिल, तो यहाँ बचा है 36, और ये 12 प्लस 12 होते हैं 24 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, इसका मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और ये माइनस x का स्क्वायर, ये मिल गया हमको। तो 8 1 ज़ा और 8 3 ज़ा 24। तो क्या हो गया ये? यहाँ हम
36 18 और ये हो गए 10 बराबर 144 माइनस एक्स का स्क्वायर। मैं एक्स को इधर लेके आती हूँ तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो 10 उस साइड में जाएगा तो यहाँ बचेंगे एक्स का स्क्वायर बराबर 36। हमको एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको एक्स चाहिए, तो एक्स का इसका वर्गमूल लेंगे दोनों बाजू का, तो एक्स बराबर होगा प्लस -6। तो हम ये जो वेग जो है हम कभी माइनस में नहीं लेते हैं, तो इसलिए हमने जो लिया है नदी के प्रवाह का वेग कितना होगा, फिर एक्स का मतलब कितना आया, यहाँ हम अभी एक्स की वैल्यू लेंगे 6, क्योंकि वेग हमेशा प्लस में होता है। तो इसलिए नदी के प्रवाह का जो वेग है वो है 6 km/h। यहाँ लिखती हूँ मैं, इसलिए नदी के प्रवाह का वेग होगा 6 km/घंटा। ये लिखना कंपलसरी है, ये यूनिट है उसका, वेग का यूनिट है। तो ये हमारा लास्ट आंसर हो गया। और ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको इससे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अभी हम ग्रो पार्ट देखेंगे गर्ल्स। ये 3 उदाहरण दिए हमने ग्रो पार्ट में। पहला है मुकुंद के पास सागर से 50 रुपीज़ अधिक है, यानी मुकुंद के पास सागर से 50 रुपये अधिक है और उनके पास की राशियों का गुणनफल 15,000 हो तो प्रत्येक के पास कितना रुपया होगा। यानी अगर हमने सागर के पास 100 रुपये लिए तो मुकुंद का होगा x + 50 और दोनों का गुणनफल होता है 15,000। वर्ग समीकरण मिलेगा और उसके बाद हमको सॉल्व करना है और दोनों के पास कितने रुपए हैं वो तुमको मिल जाएंगे। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 120 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का दुगुना है। तो बड़ी संख्या लेना है और छोटी और उसका जो अंतर है वो दिया है 120 और तुमको वो संख्याएँ ज्ञात करनी है। उसी प्रकार रंजना को जन्मदिन के अवसर पर 540 यानी 540 संतरे कुछ विद्यार्थियों में समान रूप में बांटते हैं। तो यदि यदि 30 विद्यार्थी अधिक होते तो प्रत्येक को 3 संतरे कम मिलते, तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ भी तुमको वर्ग समीकरण तैयार करना है और इसको हमें सॉल्व करना है।